आज के लेक्चर में भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे और ख़ास तौर पर हम शुरू करते हैं कि फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कि फ़िज़िकल और केमिकल तब्दीलियां क्या होती हैं। तो आप इन तस्वीरों को साथ साथ देखते जाइए और फ़र्ज़ करिए कि हमारे पास बर्फ़ के कोई क्यूब्स हैं, फ्रिज से हमने निकाले हैं और उनको हमने रख दिया और वो इस तरह पिघलना शुरू हो गए हैं। तो जाहिर है पहले बर्फ़ फ्रीज किया हुआ पानी था, अब वो पिघल के आम पानी बन गया है, तो कोई नई चीज नहीं बनी। और दूसरी बात यह है कि इस जो पिघले हुए पानी को अगर हम किसी बर्तन में जमा कर दें, इसको दोबारा हम फ्रीजर में रख दें, तो ये दोबारा बर्फ बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो तब्दीली आई बर्फ से पानी बनना, इसको हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ये रिवर्सेबल है, इजिली रिवर्सेबल। तो ऐसे चेंजेस जो कि आसानी से रिवर्स किए जा सकें और जिनमें कोई तब्दीली ना आए, उसकी कोई नई चीज ना बने, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इसकी अभी आप देखेंगे। इसकी इसी तरह अगर आप लकड़ी लें और उसको कुल्हाड़ी से, आरी से या किसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, तो कोई नई चीज नहीं बनी। सिर्फ ये था कि पहले लकड़ी के बड़े बड़े गेले थे, बड़े तने थे दरख्त के, अब वो लकड़ी काट के छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गई, लेकिन वो लकड़ी लकड़ी ही रही, कोई नई चीज नहीं बनी। तो ये जहां तक फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर इस लकड़ी को आप जलाना शुरू कर देंगे तो देखेंगे आप कि ज्यादातर इसकी और भी चीजें बनती हैं, लेकिन ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड बन के हवा में उड़ जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि लकड़ी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, पीछे राख रह गई। तो अब इस राख को आप किसी सूरत भी दोबारा लकड़ी में तब्दील नहीं कर सकते, तो एक नई चीज बन गई। और इस तरह के चेंजेस जो होते हैं उनको केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में एटम्स की कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, कोई आपस में उनके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो तरतीब है वो नहीं बदलती। लेकिन केमिकल चेंजेस में एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी तरतीब बदल जाती है, उनकी मिकदार बदल जाती है, उनके नंबर बदल जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो जब कोई ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल ना हो और उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाए, उसे केमिकल चेंज कहेंगे। एक और मिसाल है कि आप देखिए कि आप अंडे को उबालें या उसको फ्राई पैन में तलें, अब किसी सूरत भी इस तरह के अंडे को दोबारा छिलके वाले अंडे में तब्दील नहीं कर सकते। और इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल इसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आने से ये इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनमें एटम्स रीअरेंज हो जाएंगे। तो ये तो हो गया फिजिकल और केमिकल चेंज। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया है, यानी केमिकल कीमियाई अमल हो गया है। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन एक ही बात, ठीक है। तो एक तरीकाकार है कि जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, अमल कर रही हैं, उनको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो आप रिएक्टेंट एक एक चीज से या बहुत सारी चीजों से, इसलिए ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है, एक अगर एक होगी तो थिंग होगा, एक होगा तो रिएक्टेंट होगा, एक से ज्यादा होंगे तो रिएक्टेंट्स होंगे। तो रिएक्टेंट आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और प्रोडक्ट्स जो मतलब है उसमें से जो आपको हासिल होगा रिएक्शन के बाद, केमिकल चेंज के बाद, वो प्रोडक्ट्स कहलाएगा। तो रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और एक तीर लगाते हैं और तीर की दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाल वाला गोल दायरा सर्कल ब्लू स्क्वायर के साथ मिलके एक नई चीज बना दी जिसमें सर्कल और स्क्वायर जुड़े हुए हैं। इसी तरह कोई और रिएक्शन इस तरह भी हो सकता है कि एक सर्कल और स्क्वायर आपस में जुड़े हुए हैं और वो रिएक्शन के बाद अलग अलग हो गए हैं। इन दोनों चीज सूरतों में आप देख रहे हैं कि तरतीब बदल गई है। पहले रिएक्शन में अलग अलग थे और जुड़ गए, तब तरतीब बदल गई। दूसरे में जुड़े हुए थे अलग अलग, तब भी तरतीब बदल गई। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गए। अब बात आती है कि हम इसी चीज को लेके तो केमिकल
इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं और फिर उनको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो याद रखिए इस स्लाइड में जैसे दिखाया गया है, आपने रिएक्टेंट जिन चीज़ों ने आपस में अमल करना है उनको बाईं साइड पे लिखना है, और जो आपको हासिल होगा प्रोडक्ट उसको आपने दाईं साइड पे लिखना है। ठीक है, ओके। सो केमिकल इक्वेशंस हमने बैलेंस कैसे करनी, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम पहले केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो बैलेंस होगी ना। तो हम याद रखिए रिएक्टेंट्स टू द लेफ्ट एरो एंड प्रोडक्ट्स टू द राइट। तो फर्स्ट करें, हमें कोई कहा जाता है कि जी आप एक इक्वेशन लिखें, और उसको अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो एक घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि ये अगर इनको आप तरतीब से चलेंगे, मंतक से चलेंगे, लॉजिकली चलेंगे, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बचपन में या अभी भी कोई गेम खेलते हैं, कोई पजल खेलते हैं। जैसे अखबार कई दफ़ा होता है सालों अखबारों में कि रास्ता ढूंढिए, एक मेज में से आप लकीर लगा लगा के बाहर निकलते हैं, या कोई आप रिडल पहेली सॉल्व करते हैं, या कोई और पजल सॉल्व करते हैं, तो आपको आप एंजॉय करते हैं। तो ये भी उसी तरह की चीज़ है कि आपने एक इक्वेशन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ें नोट करने वाली वो ये हैं कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपको पता है, और आप आहिस्ता आहिस्ता और भी सीखते जाएंगे कि ये अपनी कुदरती शक्ल में किस शक्ल में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन हमेशा H2 पाई जाती है, ऑक्सीजन हमेशा O2 पाई जाती है, सिवाय मखसूस हालात में जैसे हमने देखा था ओजोन। लेकिन आमतौर पर O2 ही हम इस्तेमाल करेंगे, और पानी हमेशा H2O होता है। इसी तरह नाइट्रोजन अगर होगी तो N2 होगी। तो ये कुछ चीज़ें बड़े बेसिक हैं, वो आपको ऑलरेडी इल्म है उनका, आप साथ और भी सीखते जाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक जो हैं एलिमेंट्स नेचुरल फॉर्म में, जो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके लिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब कोई आयन नहीं है तो हर चीज़ न्यूट्रल होगी। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। आप देखिए H2 है, कोई चार्ज नहीं है, O2 है, कोई चार्ज नहीं है, H2O कोई चार्ज नहीं है। हाँ, अगर हाइड्रोजन आयन है तो H प्लस होगा, ऑक्साइड आयन है तो O नेगेटिव होगा, इस तरीके से। और दूसरी बात यह है कि दोनों साइडों के जो एटम्स हैं किसी भी चीज के, वो बैलेंस होने चाहिए, कोई एटम कहीं जाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड पे अगर हाइड्रोजन के दो एटम हैं तो राइट साइड पे भी दो ही अपीयर होने चाहिए, और लेफ्ट साइड पे अगर ऑक्सीजन के दो हैं तो राइट साइड पे दो ही अपीयर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज लेफ्ट साइड पे तो तीन हो और राइट साइड पे जाके वो दो रह जाए, या लेफ्ट साइड पे तीन हो और राइट साइड पे जाके वो चार बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, दोनों बिल्कुल बैलेंस का मतलब ही यही है कि बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे है कि ऑल एटम्स ऑन बोथ साइड्स मस्ट बी अकाउंटेड फॉर, यानी कि अकाउंटेड फॉर का मतलब है कि उनका हमें रसीद होनी चाहिए हमारे पास, कि वो कहीं ज़ाया नहीं होने चाहिए। तो वही बात कि आप रिएक्टेंट्स लेफ्ट पे लिखेंगे, दरमियान में तीर लगाएंगे, और राइट साइड पे फिर प्रोडक्ट्स लिखेंगे। और सबसे आसान बात ये होती है कि आप ये जहाँ से शुरू करेंगे वो उन एटम्स को लें जो सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ एक एक बार आ रहे हैं, वहां से आप बढ़ाना शुरू करें तो आपको बड़ी आसानी होगी। अब हम दो मिसालें देखते हैं। तो ये है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस एग्जांपल्स। हम दो एग्जांपल्स ले रहे हैं जो मुझे उम्मीद है कि आप जब इनको अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको कोई भी इक्वेशन बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हमें कहा गया है जी कि आप इक्वेशन लिखें पोटेशियम क्लोरेट, और इसको जब गर्म किया जाता है तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाता है। पोटेशियम क्लोरेट हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन हम राइट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम का, कोई बात नहीं, आपको अगर याद नहीं है तो आप जाके दोबारा देख सकते हैं पीछे। अगर आप देखेंगे पीछे तो आपको याद आएगा कि आप देखोगे कि पोटेशियम का जो सिंबल है वो K है, केलियम, और क्लोरेट का है ClO3 नेगेटिव। तो K प्लस और K और नेगेटिव पोटेशियम क्लोरेट
बड़ा सिंपल हो गया। पोटेशियम क्लोराइड तो मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड KCl होगा और ऑक्सीजन O2 होगी। तो ये हमारी हमने लिखा, देखिए लेफ्ट साइड पहले हमने लिखा हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन KCl, तीनों चीजें हमने लिख के पहला स्टेप हमारा क्या है, हमने पोटेशियम क्लोराइड लेफ्ट साइड पे लिखा है और पोटेशियम क्लोराइड राइट साइड पे लिखा है और प्लस ऑक्सीजन लिखा है। अब देखिए पोटेशियम लेफ्ट साइड पे एक दफा आया है, राइट साइड पे एक दफा आया है, बहुत अच्छा बैलेंस हो गया। क्लोराइड लेफ्ट साइड पे एक दफा आया है, राइट साइड पे एक दफा आया है, बैलेंस हो गया। मसला आ रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 3 दफा आ रही है, राइट साइड पे 2 दफा आ रही है। इस मसले को कैसे हल किया जाए? कुंजी इसमें यह है कि ऑक्सीजन O2 ने कभी भी तब्दील नहीं होना, O2 ने O2 रहना है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपको सिखाया गया होगा, जब आप फ्रैक्शंस ऐड करते हैं, मसलन आप 1/3 प्लस 1/2 करते हैं तो आप एलसीएम ले लेते हैं, 1/3 1/2, तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाता है 6। तो बेसिकली आप 1/3 को लिख सकते हैं 2/6 और 1/2 को लिख सकते हैं 3/6। तो अब आप देखिए, आपको यहां से आपको कुंजी मिल जाती है कि अगर आप लेफ्ट साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ले लें KClO3 के, पोटेशियम क्लोराइड के, तो आपको बड़ी आसानी से आप 2 मॉलिक्यूल्स KCl के लिख देंगे और 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लिख देंगे। तो नतीजा क्या होगा कि ये आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप लेफ्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और राइट साइड पे ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, पहला स्टेप ये है। लेकिन जब आप ऑक्सीजन को वो कर देंगे तो फिर पोटेशियम और क्लोरीन दोनों भी 2-2 हो गए, तो ये इक्वेशन बन गई। तो अब देखिए ये ऑल एटम्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में तमाम एटम्स जो हैं वो बैलेंस हो गए हैं। पोटेशियम के लेफ्ट साइड पे 2 थे, राइट साइड पे 2 हैं। क्लोरीन के लेफ्ट साइड पे 2 थे, राइट साइड पे 2 हैं। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे 6 थे, राइट साइड पे 6 हो गए, ठीक है। अब एक और इक्वेशन लेते हैं इसी तरीके से, कैल्शियम कार्बोनेट और इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। ये वही चीज है जो हमने जब हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में बात कर रहे थे तो एसिड रेन की, तो एसिड रेन किस तरह से मार्बल को नुकसान पहुंचाता है। तो मार्बल बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगेन हमें पहले इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है। तो लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होंगे कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस HCl। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 प्लस HCl और ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें कैल्शियम एक है, कोई मसला नहीं है। कार्बन एक है, कार्बन राइट साइड पे भी एक है। ऑक्सीजन 3 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी 3 है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आपके अगर आप H पे जाते हैं तो आप लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे 2 है, H2O। इसी तरह क्लोराइड लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे 2 है। तो हमारे लिए बड़ी आसान, यही से हमें हिंट मिल जाता है कि हमें अगर 2HCl लिख दें तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, तो हमारी बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ये देखिए, सो सिर्फ आपने क्या करना है, आपने HCl को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए, एक कैल्शियम लेफ्ट साइड पे, एक कैल्शियम राइट साइड पे, एक कार्बन लेफ्ट साइड पे, एक कार्बन राइट साइड पे। इसी तरीके से आपका जो ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन और क्लोराइड। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से आप इक्वेशंस बैलेंस कर सकते हैं। बज़ाहिर शुरू में लगती बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप बार बार मैं आपको कहता हूं, अगर आप लॉजिकली चलेंगे, मंतक से चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, तो आप इसको आपको बड़ा आप एंजॉय करेंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा आते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की इकसाम क्या होती हैं, किस टाइप के हो। तो एक तो ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, और जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि 2 चीजें आपस में ऐड होके एक चीज और बन रही है, 2 चीजें आपस में कंबाइन होके एक चीज और बन रही है। जैसे कि मसलन आप अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के आप पानी बना सकते हैं, ठीक है। तो
कैसे कर सकते हैं? अगर सिंपल हाइड्रोजन को आप जलाएंगे ऑक्सीजन में, तब भी पानी बनेगा, पानी के बुखारात बन के उड़ जाएंगे। या एक चीज होती है जिसको कहते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन एक तरफ से आती है, ऑक्सीजन दूसरी तरफ से आती है, बिजली बनती है और पानी बन जाता है, और लेकिन इंतहाई लेवल की गर्माइश भी प्रोड्यूस होती है। एनीवे, तो ये तरीका है कि आप चीज़ों को, ये एक मिसाल है कम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शंस की। तो इसमें क्या होता है कि टू एलिमेंट्स कंबाइन एंड गिव मॉलिक्यूल्स ऑफ ए न्यू कंपाउंड। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल, एक टाइप के मॉलिक्यूल या एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल्स नए कंपाउंड्स के आपको देंगे। तो बड़े कंबाइन कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम कोई मुश्किल नहीं है, इनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मिसाल ये है कि बेरियम और फ्लोराइड, तो अगेन अगर आप याद हो तो बेरियम +2 होता था और फ्लोराइड -1 है। तो बिल्कुल जिस तरह H2O था, यहाँ पे हमें 2 F नेगेटिव चाहिए होंगे ताकि बेरियम के +2 को बैलेंस करें। मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया। इसमें भी देखिए दो चीजें कंबाइन होके, ऐड होके एक नई चीज बन गई, फेरस सल्फाइड, आयरन सल्फर, एक दो चीजें कंबाइन होके नई चीजें बन गई। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अगेन इसमें इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, जो कि ऑक्सीजन हमें लेफ्ट पे 2 थी तो राइट पे 1 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। इसी तरीके से उलट भी हमने देखा था, ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज हो और वो टूट के दो नई चीज, दो या दो से ज्यादा नई चीजों में तब्दील हो जाए। तो मसलन पानी, आपको मेरा ख्याल इल्म ही होगा कि पानी में से अगर आप बिजली गुजारें तो आप इसको तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पिछले रिएक्शन में हमने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया था पानी बनाने के लिए, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी तोड़ दिया है हमने, डिकम्पोज कर दिया है। कंपोजिशन होता है किसी चीज को बनाना, डिकम्पोज करना होता है उसको तोड़ना। तो इसकी भी हम मिसालें देखते हैं। तो इसमें क्या, वही बात है, इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस ब्रेक्स या डिकम्पोजेज एंड गिव्स न्यू कंपाउंड्स, तो इनको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। और जैसे आप पोटेशियम क्लोरेट हमने देखा था पीछे, तो इसको अगर आप गर्म करेंगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में तब्दील हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप तोड़ेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में से। इसी तरह जिंक कार्बोनेट और लेड नाइट्रेट, ओके, अगेन इसको अगर आप, बड़ा दिलचस्प रिएक्शन है, अगर आप बैलेंस करने के लिए देखना चाहें तो भी ये एक से ज्यादा इसमें टूट के 3 चीजें बन गई। अच्छा, ये तो एक टाइप के रिएक्शन हो गए, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। अब हम आते हैं एक और टाइप के रिएक्शंस को, जिनको हम, इनमें से एक कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें, जो कि जब रिएक्शन होता है तो वो बहुत ज़्यादा हरारत प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की थी, हाइड्रोजन को अगर आप हवा में जलाएंगे तो ऑक्सीजन से मिलके पानी बनेगा, और वो पानी के बुखारात बनेंगे और गर्माइश प्रोड्यूस होगी। तो रिएक्शन जो कि हीट को रिलीज करते हैं उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो मसलन आपकी सुई गैस जो है, नेचुरल गैस जो है, वो बेसिकली मीथेन है। तो मीथेन को जब आप जलाते हैं तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और आपको गर्माइश मिलती है, तो आप खाना बनाते हैं। अगर आप आगे आप जब अगले लेक्चर में, शायद उसके बाद 1-2 लेक्चर्स के बाद, जब हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन बनती है और फेरस सल्फेट जैसे यहाँ पे दिखाया गया बनता है, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरीके से ग्लूकोज, मिठास कोई भी किसी किस्म की भी, या हम और कुछ अगर खाना खाते हैं तो पहले ग्लूकोज में तब्दील होता है और फिर हमारे जिस्म में ऑक्सीजन से मिलता है, और फिर वो हमें, हमारे जिस्म के एनर्जी देता है और हमें हरारत देता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस के जरिए बाहर चली जाती है।
जिसमें आपको याद होगा हमने जिक्र किया था कि सांस जब हम बाहर फेंकते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा पानी के बुखारात भी शामिल होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल्स थी। अब कुछ रिएक्शंस आपके ज़हन में आता होगा, अच्छा जी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन होंगे जो बाहर से हीट लेते हैं। तो अगर मतलब किसी रिएक्शन ग्लास में वो रिएक्शन हो रहा है तो वो ग्लास आप कुछ चीज़ मिक्स कर रहे हैं तो वो ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब है उसने ग्लास ने अपनी दीवारों से या इर्द गिर्द से हरारत अंदर लेके उस रिएक्शन को चलाया है। तो ऐसे रिएक्शंस मसलन सबसे आसान मिसाल है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेके और सूरज की रोशनी और सूरज की हरारत को लेके ग्लूकोज में तब्दील कर देते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि ग्लूकोज हमारे जिस्म में ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हमें हरारत देता है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की गर्माइश लेके तो ग्लूकोज बना रही है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे। तो इसकी तस्वीर में यूं मिसाल है कि लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट है, एरो है, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स हैं, और वो क्या कर रहा है कि वो इर्द गिर्द से हीट एनर्जी ले रहा है। या तो हीट एनर्जी सिंपल वो लेके ठंडा हो जाएगा या आपको उसको हीट देनी पड़ेगी। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प मिसाल है पसीना आने की। जब आपको पसीना आता है तो बेसिकली हर वक्त ये हो रहा है कि आपको आपके जिस्म में से पानी जो है वो वेपर बन बन के, बुखारात बन बन के उड़ रहा है। आम हालात में आपको महसूस नहीं होता, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर पानी नहीं पिएंगे तो आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी। आम हालात में हमें ये महसूस नहीं होता कि हमें पसीना आ रहा है, हालांकि हर वक्त हमें पसीना आता रहता है। होता यह है कि जब बरसात के मौसम में हवा के अंदर पहले से इतना ज़्यादा पानी मौजूद होता है कि हमारे जिस्म का पानी हवा में जाने के बजाय हमारे हमारे जिस्म के हाथों के बाजुओं के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। तो हमें फिर उस वक्त पता चलता है कि हमें पसीना शायद आ रहा है, हालांकि पसीना हमें हर वक्त आ रहा होता है। तो ये क्या करता है, आपने देखा होगा जब आपका पसीना आता है तो वो पानी हवा में उड़ जाता है तो वो आपके जिस्म को का टेम्परेचर कम कर देता है। तो ये भी एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये पानी जो है ये कहाँ से गर्माइश लेता है, ये आपके जिस्म से गर्माइश लेके तो गर्माइश को कम करके और पानी के बुखारात बन के ऊपर उड़ जाता है। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी कि हमने पहले सबसे शुरू में जब हमने इक्वेशंस को बैलेंस करने की बात की तो हमने कहा कि दोनों तरफ के एटम्स की तादाद, एटम्स की मिकदार कतन ज़ाया नहीं होगी, कहीं भी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है अगर एटम्स ज़ाया नहीं होते, आगे पीछे नहीं जाते, तो इसका मतलब ये है कि हमारे वो उनका दोनों साइड का जो वजन है चीज़ों का वो बराबर रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आप देखिए ये 3 रिएक्शंस थे, बेरियम फ्लोराइड बना तो दोनों साइड पे बैलेंस, बेरियम एटम्स और फ्लोराइड एटम्स कायम रहे। इसी तरह मैग्नीशियम और कार्बन और ऑक्सीजन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है कि कोई एटम मिसिंग नहीं होते, कोई गायब नहीं होते, और सिर्फ उनकी तरतीब बदलती है। तो दोनों साइड का जो मास है, वेट है, वजन है, वो केमिकल्स एक जैसा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा केमिकल रिएक्शंस इसमें जो मास है या हमारा वजन है वो कायम रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें गैस निकल रही होगी, तो आप उसको पहले रिएक्टेंट का वजन करेंगे, बाद में वजन करेंगे तो कम आएगा, तो आप कहेंगे ये क्या हुआ। असल में हुआ कुछ नहीं, हुआ ये कि वो गैस आपकी खारिज हो गई। अगर आप किसी तरीके से उस गैस को जमा कर लेते, ऊपर हवा में ना जाने देते, तो आपको देखेंगे कि वजन एक जैसा रहेगा। मसलन जैसे हमने देखा था कि जब तेजाब को मेटल के ऊपर डालेंगे तो हाइड्रोजन बनेगी। तो अगर आप पहले आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को मिला के उनका वजन करेंगे और बाद में जब फेरस सल्फेट बन जाएगा उसका वजन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको प्रोडक्ट का वजन कम मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो बनी थी वो हवा में उड़ गई।
इसी तरीके से अगर आपने लेड नाइट्रेट को ब्रेक किया था तो उसमें भी होगा। अब हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, रिएक्शन कैसे आप तजर्बा कर सकते हैं अपनी स्कूल की लेबॉर्ट्री में। वो ये है कि फ़र्ज़ करें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल है और कॉपर सल्फेट है, ये जब आपस में मिलते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है। बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पीछे हम जब एक गैस की इक्वेशन लिख रहे थे यहाँ पे, तो हमने एक ये रेड कलर के जो तीर लगाए हुए हैं ऊपर उठते हुए, ये दिखाते हैं कि हमें हमारी गैस बन रही है, जो गैस बन के ऊपर उठ रही है। और इसी तरीके से यहाँ पे हमने जो कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ एक तीर लगाया है और हम नीचे जा दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट बन रहा है और ये नीचे बैठ रहा है। तो अब हम एक तजर्बा ये करते हैं कि हम इस तरीके की एक फ्लास्क लेते हैं, जिस फ्लास्क के अंदर कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन पड़ी हुई है और ऊपर एक टेस्ट ट्यूब है जिसको हमने रस्सी से धागे से बांधा हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके ऊपर कॉक लगाया हुआ है ताकि वो बीच में गिरे ना। तो इसका हम वजन करते हैं डिजिटल बैलेंस के ऊपर। तो डिजिटल बैलेंस के वजन करेंगे, को वजन आएगा, कुछ ग्राम वजन आएगा। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम कॉर्क को अपने को उठाते हैं और उस धागे को हम छोड़ देते हैं। तो क्या होगा कि वो टेस्ट ट्यूब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में गिर जाएगी। फिर हम कॉर्क बंद कर देते हैं। तो उस गिरने से क्या होगा, थोड़ा सा हम हिलाएं जुलाएंगे, तो गिरने से क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का आपस में रिएक्शन होगा और ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक सोडियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि दोनों सूरतों में बैलेंस के ऊपर जो रीडिंग आ रही है डिजिटल, वो कतन चेंज नहीं होगी। तो ये इससे आपको साबित हो गया कि किसी केमिकल रिएक्शन में मास की कंजर्वेशन होती है।